नमस्ते। आज हम एक ऐसी जमीन की बात करने जा रहे हैं जहां दशकों से एक अनदेखा युद्ध चल रहा है। ये तस्वीरें असम के बोडोलैंड की हैं, जहां विरोध, सैन्य मौजूदगी और न्याय की मांग ये सब जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आज हम इसी अदृश्य युद्ध की गहराई में उतरेंगे, जहां सच और व्यवस्था के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई आज भी जारी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं? जब वो ताकतें जिनकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी सुरक्षा करना है, खुद ही एक एक करके जान लेने लगती हैं। ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए एक जीती जागती हकीकत है। तो ये कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं है, बल्कि उस असाधारण हिम्मत की भी है जब सिस्टम के अंदर से ही कोई सच बोलने के लिए खड़ा हो जाता है और फिर पूरी की पूरी व्यवस्था उसे चुप कराने और सजा देने में लग जाती है। आज की हमारी पड़ताल इसी सच और उसके अंजाम पर है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। ये विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है और इसकी कुछ बातें आपको विचलित कर सकती हैं। यहां बताई गई सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न्यूज आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और मीडिया स्रोतों पर आधारित है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इसलिए दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मुद्दे को परत दर परत समझते हैं। हम इन 6 हिस्सों में अपनी बात करेंगे। पहले बोडोलैंड के उस अनदेखे युद्ध को समझेंगे, फिर उस विसल ब्लोअर की रिपोर्ट पर आएंगे जिसने सबको चौंका दिया। इसके बाद हम मुठभेड़ों के लंबे इतिहास को खंगालेंगे, फिर एक बेहद संवेदनशील पहलू महिलाओं पर युद्ध की बात करेंगे और फिर समझेंगे कि वो कौन सा सिस्टम है जो ये सब होने देता है, यानी दंड मुक्ति की व्यवस्था। और आखिर में न्याय के लिए जो संघर्ष चल रहा है उस पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। असम का बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, जिसे BTR भी कहते हैं, भारत के सबसे जटिल और लंबे समय से चल रहे संघर्ष क्षेत्रों में से एक है। इसे सिर्फ एक ज्योग्राफिक इलाका समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक भारी सैन्यकृत युद्ध क्षेत्र है जहां दशकों से तनाव बना हुआ है। देखिए, यहाँ की जमीनी हकीकत बहुत उलझी हुई है। दशकों से बोडो समुदाय अपने आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष ने कई बार जातीय हिंसा का रूप लिया है और सरकार का जवाब क्या रहा है? भारी सैन्य प्रतिक्रिया। यहाँ के सारे ऑपरेशंस एक यूनिफाइड कमांड के तहत चलाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सेना, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे ताकत एक ही जगह केंद्रित हो जाती है और जवाबदेही कम हो जाती है। और इस पूरे तंत्र पर साया है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी AFSPA का। ये एक ऐसा कानून है जो सुरक्षा बलों को किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी मुकदमे से लगभग पूरी तरह छूट दे देता है। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के उस हिस्से पर जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। ये वो विस्फोटक रिपोर्ट है जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से ही आई थी। ये रिपोर्ट CRPF के तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल रजनीश राय ने लिखी थी और इसने पूरे सुरक्षा प्रतिष्ठान में भूचाल ला दिया था। तारीख याद रखिएगा, 29-30 मार्च 2017। जगह थी असम के चिरांग जिले का सिमलागुड़ी इलाका। यहाँ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें कोई एक फोर्स नहीं थी, बल्कि असम पुलिस, भारतीय सेना, CRPF की कोबरा यूनिट और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB सब शामिल थे। इस ऑपरेशन के बाद 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। पहली थी आधिकारिक कहानी जो कहती थी कि सुरक्षा बलों पर NDFB के उग्रवादियों ने अचानक हमला कर दिया और फिर जवाबी कार्रवाई में 2 खतरनाक उग्रवादी लूकस नाराजारी और डेविड इस्लारी मारे गए और उनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। एक कामयाब ऑपरेशन की कहानी। लेकिन दूसरी कहानी शुरू हुई एक शक से। CRPF के IG रजनीश राय को यह कहानी पहली नजर में ही झूठी लगी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने अपनी खुद की एक गोपनीय जांच शुरू कर दी। इससे पहले कि हम राय की जांच के नतीजों पर जाएं, एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, फर्जी मुठभेड़ या फेक एनकाउंटर। इसका मतलब क्या होता है? ये सुरक्षा बलों द्वारा की गई एक न्यायेतर हत्या होती है, यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये वो हत्या है जिसे छिपाने के लिए एक असली मुठभेड़ का नाटक रचा जाता है ताकि उस हत्या को कानूनी तौर पर सही ठहराया जा सके।
अब देखिए रजनीश राय की रिपोर्ट और आधिकारिक कहानी में जमीन आसमान का फर्क कैसे था। राय की जांच, जिसे बाद में एनडीटीवी ने प्रमुखता से देश के सामने रखा, उसने आधिकारिक कहानी की धज्जियां उड़ा दी। ऑफिशियल वर्जन कहता था कि ये एक लड़ाकू मुठभेड़ थी। राय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये एक सोची समझी, पूर्व नियोजित हिरासत में की गई हत्या थी। ऑफिशियल कहानी कहती थी कि मुठभेड़ देर रात घने जंगल में हुई। राय की जांच ने साबित किया कि दोनों पीड़ितों लूकस और डेविड को घंटों पहले एक गांव के घर से उठाया गया था, फिर उन्हें जंगल ले जाया गया और मार दिया गया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उनसे AK-47, पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद हुए। राय ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि ये हथियार शवों पर रखे गए थे ताकि इसे एक असली मुठभेड़ का रूप दिया जा सके। रजनीश राय ने अपनी रिपोर्ट में बहुत ही कड़े और साफ शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका मकसद हिरासत में लिए गए 2 लोगों की पूर्व नियोजित हत्या को छिपाना और इसे एक बहादुरी भरे पेशेवर काम की तरह पेश करना है। ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये सिस्टम के अंदर से आया एक कबूलनामा था जो कह रहा था कि ये सब झूठ है। लेकिन रजनीश राय सिर्फ इस एक घटना पर नहीं रुके, उन्होंने इसके पीछे की प्रणालीगत वजह का भी विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुछ बुरे अधिकारियों का काम नहीं है, बल्कि यह एक संस्थागत बीमारी है, एन इंस्टीट्यूशनल मैलेडी। उनकी रिपोर्ट का सार इस एक लाइन में छिपा है, लोगों को मारो, अंक जोड़ो, रैंक में ऊपर बढ़ो। इसका सीधा मतलब है कि सुरक्षा बलों में प्रमोशन और वीरता पुरस्कार अक्सर इस बात पर निर्भर करते हैं कि किसने कितने उग्रवादी मारे। ये एक ऐसी प्रोवर्स इंसेंटिव सिस्टम है जो असल में हत्याओं को प्रोत्साहित करती है। तो अब सवाल उठता है कि जब एक इतने बड़े अधिकारी ने इतना बड़ा सच उजागर किया तो सिस्टम ने क्या किया? क्या उन हत्यारों के खिलाफ कोई जांच हुई? बिल्कुल नहीं, हुआ इसका ठीक उल्टा। सिस्टम ने विसल ब्लोअर को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले रजनीश राय का तबादला नॉर्थ ईस्ट से दूर चित्तूर के एक ट्रेनिंग स्कूल में कर दिया गया, जिसे एक तरह की सजा वाली पोस्टिंग माना जाता है। फिर गृह मंत्रालय ने हत्या की जांच करने के बजाय खुद रजनीश राय के आचरण की जांच शुरू कर दी। और आखिर में जब आरटीआई के जरिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई तो सीआरपीएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इसे देने से ही इनकार कर दिया। यानी सच को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। रजनीश राय की रिपोर्ट ने जो उजागर किया वो कोई अकेली या अलग थलग घटना नहीं थी। अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि कैसे ये दशकों से चली आ रही हिंसा की एक लंबी कड़ी का हिस्सा थी। एक ऐसा खतरनाक पैटर्न जहां राज्य की हिंसा और उग्रवादी जवाबी कार्रवाई एक दूसरे को लगातार बढ़ावा देती रही है। ये टाइमलाइन उस खतरनाक चक्र को साफ साफ दिखाती है। 2012 में सिमुल बोरो नाम के एक बोडो युवक को बोको में एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाता है। इसके ठीक बाद एनडीएफबी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करता है और एक बोडो युवक के बदले 20 भारतीयों को मारने की धमकी देता है। फिर 2013 में शिरांग में कुछ छात्रों की हत्या होती है, जिसके बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होता है और दबाव में आकर एक स्थानीय पुलिस अधिकारी उत्तम कुमार ब्रह्मा को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर 2017 में वही शिरांग जिला एक बार फिर रजनीश राय की रिपोर्ट से सुर्खियों में आता है। ये एक दुष्चक्र है। अब इन 2 मुठभेड़ों की तुलना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जवाबदेही का पूरा खेल समझ में आता है। 2013 वाले मामले में, जैसा कि उस समय द टेलीग्राफ ने विस्तार से रिपोर्ट किया था, पीड़ित छात्र थे और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU ने FIR दर्ज कराई। जनता का इतना भारी दबाव बना कि स्थानीय पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन 2017 के मामले में, जहां सेना और सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बल शामिल थे, नतीजा क्या हुआ? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे सच सामने लाने वाले अधिकारी को ही सजा मिली। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि जब केंद्रीय बल शामिल होते हैं तो जवाबदेही लगभग नामुमकिन हो जाती है। और राज्य की इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नतीजा क्या होता है? क्या इससे उग्रवाद खत्म होता है? नहीं। ये एनडीएफबी का 31 मई 2012 का आधिकारिक प्रेस बयान है। उन्होंने साफ साफ कहा कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए हर एक बोडो युवक के बदले 20 भारतीयों को मारा जाएगा। ये बयान दिखाता है कि कैसे राज्य द्वारा की गई न्यायेतर हत्याएं उग्रवाद को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और ज्यादा कट्टर बनाती हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है, जो बदले की हिंसा का सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। इस पूरे संघर्ष का एक और भी ज्यादा भयावह और तकलीफदेह पहलू है, जिसे अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है बोडो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का एक हथियार के रूप में सोची समझी रणनीति के तहत इस्तेमाल। ये सिर्फ कुछ अलग अलग अपराध की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह समुदाय की हिम्मत और आत्मा को कुचलने का एक तरीका रहा है। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। 1988 का भूमिका कांड इसका एक काला अध्याय है।
25 और 27 जनवरी की रात को असम पुलिस के जवानों ने कोकराझार के भूमका गांव में एक ऑपरेशन के दौरान 10 बोडो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उस दौर में ऑल असम ट्राइबल विमेन्स वेलफेयर फेडरेशन नाम के एक संगठन ने एक अविश्वसनीय रूप से साहसी कदम उठाया। उन्होंने इन पीड़ितों को ढूंढा, उन्हें हिम्मत दी और उन्हें अदालत तक ले गईं। ये मामला गुवाहाटी उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने 14 मार्च 1988 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया। ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। अब जरा इस संख्या को देखिए, 40। ये उन बोडो महिलाओं और लड़कियों की अनुमानित संख्या है जिन्हें सिर्फ एक रात के ऑपरेशन में यौन हिंसा का शिकार बनाया गया था। ये घटना बागमारा की है, जो और भी बड़े पैमाने पर हुई थी, और इसके सबूत कहीं और नहीं बल्कि भारत की संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। 23 मई 1990 को राज्यसभा की कार्रवाई में इस घटना का जिक्र हुआ था। 10 मई 1990 की आधी रात को असम राइफल्स, मध्य प्रदेश राइफल्स और असम पुलिस के जवानों ने मिलकर 5 गांवों को घेर लिया, और उन्होंने ये समय जानबूझकर तब चुना जब गांव के ज्यादातर पुरुष पास के एक गांव में अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। उस एक रात में 14 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और 26 अन्य महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई या उन्हें घायल किया गया। बाद में अदालत ने कुछ मुआवजे का आदेश तो दिया, लेकिन असल न्याय कभी नहीं मिला। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। हाल के सालों में भी ऐसी घटनाएं सामने आईं। 2015 में कोकराझार में एक 8 महीने की गर्भवती महिला ने भारतीय सेना की 10 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों पर सामूहिक बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया। और सेना की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने पीड़िता पर ही सशस्त्र बलों की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए एक जवाबी एफआईआर दर्ज करा दी। ये पीड़ितों को डराने, चुप कराने और मामले को उलझाने की एक जानी मानी और क्रूर रणनीति है। ये हिंसा और असुरक्षा सिर्फ संघर्ष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। जब बोडो समुदाय के लोग, खासकर महिलाएं, बेहतर भविष्य की तलाश में दिल्ली और गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, तो ये सुरक्षा उनका पीछा करती है। 2008 में गुड़गांव की एक घटना है जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था। एक 21 साल की बोडो महिला को नौकरी का झांसा देकर बलात्कार का शिकार बनाया गया। यह घटना इस बात पर रोशनी डालती है कि अपने घर से दूर, बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के, ये लोग शोषण का कितना आसान निशाना बन जाते हैं। तो ये सब सुनने के बाद एक ही सवाल मन में उठता है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? न्याय मिलना इतना मुश्किल, इतना दुर्लभ क्यों है? इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या घटना में नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम, उस पूरी व्यवस्था में छिपा है, जो अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने के लिए बनाई गई लगती है। इसे सिस्टम ऑफ इम्प्यूनिटी यानी दंड मुक्ति की व्यवस्था कहते हैं। इस दंड मुक्ति की व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है एफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। एक बहुत ही विवादास्पद कानून है जो सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गोली मारने, तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की अपार शक्तियां देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये उन्हें अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से लगभग पूरी तरह बचाता है। किसी भी सैन्य के अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, और रिकॉर्ड बताते हैं कि यह मंजूरी शायद ही कभी दी जाती है। ये एक तरह का कानूनी कवच है। तो ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। देखिए, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले एक गैर कानूनी हत्या या हिंसा की घटना होती है, फिर उसे ढकने के लिए एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है, जैसे मुठभेड़ या झूठी शिकायत। इसके बाद AFSPA जैसा कानून उन्हें कानूनी ढाल दे देता है। अगर रजनीश राय जैसा कोई विसिल ब्लोअर या कोई पीड़ित सच बोलने की हिम्मत करता है तो उसे ही निशाना बनाया जाता है, उसे ही प्रताड़ित किया जाता है, और आखिर में जानकारी को आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से पूरी तरह से दबा दिया जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को बनाए रखता है और न्याय के हर रास्ते को बंद कर देता है। इस घने अंधेरे में सच को जिंदा रखने में कुछ संस्थानों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर मीडिया और संसदीय रिकॉर्ड ने। NDTV ने रजनीश राय की रिपोर्ट को देश के सामने लाकर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी, वरना शायद ये रिपोर्ट भी किसी फाइल में दबकर रह जाती। द टेलीग्राफ जैसे अखबार ने 2013 के स्थानीय मामले को विस्तार से कवर किया, जिससे स्थानीय दबाव बना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शहरों में प्रवासियों के मुद्दों को उठाया, और राज्यसभा के रिकॉर्ड ने बागमारा जैसे ऐतिहासिक अत्याचारों का एक ऐसा पक्का सबूत पेश किया जिसे कोई भी सरकार झुठला नहीं सकती। और अब हम आखिर में बात करेंगे न्याय के लिए उस लगातार चल रहे संघर्ष की, क्योंकि यह सिर्फ निराशा, हिंसा और अन्याय की कहानी नहीं है, ये असाधारण साहस, हिम्मत और प्रतिरोध की भी कहानी है। इस मुश्किल लड़ाई को लड़ने वाले कई गुमनाम नायक हैं।
ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU जैसे छात्र संगठन जो सड़कों पर उतरते हैं, ऑल असम ट्राइबल विमेन्स वेलफेयर फेडरेशन AATWF जैसी साहसी महिला संस्थाएं जिन्होंने 80 के दशक में वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर NESC जैसे संगठन जो शहरों में प्रवासियों की मदद करते हैं, और वो खोजी पत्रकार जो अपनी जान जोखिम में डालकर सच को सामने लाते हैं। ये वो आवाजें हैं जो इस शक्तिशाली व्यवस्था के खिलाफ आज भी खड़ी हैं। और ये सब हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब पूरी की पूरी व्यवस्था ही अपराधियों को बचाने और सच को दबाने के लिए बनाई गई हो, तो एक समुदाय, एक समाज अपने लिए न्याय कहां और कैसे खोजे? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन शायद इस सवाल को बार बार पूछना और इसका जवाब खोजना ही न्याय की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम